नमस्कार, फर्स्ट इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ हूं मैं खुशबू मिश्रा। वक्त न्यूज ब्लास्ट का है। न्यूज ब्लास्ट में खबरों को दिखाएंगे आपको बिल्कुल अलग अंदाज में। और सबसे पहले बात आईपीएल की करते हैं। आईपीएल में बिके क्रिकेट के स्टार्स। क्रिस मॉरिस ने तोड़ा युवराज का रिकॉर्ड। राजस्थान रॉयल्स ने 16.25 करोड़ में खरीदा। अब विराट कोहली के साथ खेलेंगे मैक्सवेल। आरसीबी ने मैक्सवेल को 14.25 करोड़ में खरीदा। स्टीव स्मिथ को दिल्ली कैपिटल्स ने 2.20 करोड़ में खरीदा। वहीं शिवम दुबे को राजस्थान रॉयल्स ने 4.40 करोड़ में खरीदा है। ऑलराउंडर मोइन अली को चेन्नई सुपर किंग्स ने 7 करोड़ में खरीदा। केकेआर ने शाकिब अल हसन को 3 करोड़ 20 लाख में खरीदा। तो हम आपको बता रहे हैं कि किस टीम ने किस पर दांव लगाया है। हालांकि ये बात आने वाले समय में देखनी होगी कि ये जो दांव लगाया गया वो कितना सफल रहा। आईपीएल में क्रिकेट के स्टार्स, एक बार फिर हम आपको बताएं, क्रिस मॉरिस ने तोड़ा युवराज का रिकॉर्ड। राजस्थान रॉयल्स ने 16.25 करोड़ में खरीदा। अब विराट कोहली के साथ खेलेंगे मैक्सवेल। आरसीबी ने मैक्सवेल को 14.25 करोड़ में खरीदा है। वहीं स्टीव स्मिथ को दिल्ली कैपिटल्स ने 2.20 करोड़ में खरीदा। शिवम दुबे को राजस्थान रॉयल्स ने 4.40 करोड़ में खरीदा। ऑलराउंडर मोइन अली को चेन्नई सुपर किंग्स ने 7 करोड़ में खरीदा। वहीं केकेआर ने शाकिब अल हसन को 3 करोड़ 20 लाख में खरीदा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बात भाजपा के मिशन बंगाल की करते हैं। 109 विधानसभा सीटों पर भाजपा उतारेगी सुपर 22 टीम। इन सभी नेताओं को जमीनी स्तर पर काम के लिए भेजा जाएगा। भाजपा के अंदरूनी सर्वे के मुताबिक बंगाल की 109 ऐसी सीटों की हुई है पहचान, जहां पर जीत पार्टी की सत्ता बनाने का खोल सकती है रास्ता। इन सीटों पर जमीनी स्तर पर रणनीति निर्धारण करने का फैसला लिया गया है। देखिए, मिशन बंगाल पर पिछले कुछ दिनों से लगातार बीजेपी लगी हुई है। कोशिश और कवायद यह है कि हर एक सीट पर निशाना साधा जाए और जिस तरीके से जितनी ज्यादा सीटें जीती जाएंगी, और लगातार जो अमित शाह उनकी तरफ से ये कहा गया है कि इस बार हम 200 से ज्यादा सीटें जीतेंगे। ऐसे में 109 विधानसभा सीटों पर भाजपा उतारेगी सुपर 22 टीम। इन सभी नेताओं को जमीनी स्तर पर काम के लिए भेजा जाएगा। भाजपा के अंदरूनी सर्वे के मुताबिक बंगाल की 109 ऐसी सीटों की हुई है पहचान, जहां पर जीत पार्टी की सत्ता बनाने का खोल सकती है रास्ता। इन सीटों पर जमीनी स्तर पर रणनीति निर्धारण करने का फैसला लिया गया है। आगे बढ़ते हैं। बंगाल में वामपंथी कांग्रेस गठबंधन में भारी दुविधा। इंडियन सेक्युलर फ्रंट को साथ लाया जाए या नहीं। मौलाना अब्बास सिद्दीकी ने बनाया है इंडियन सेक्युलर फ्रंट। अब्बास की शर्त है ओवैसी को भी बनाया जाए गठबंधन का हिस्सा। इसके अलावा एक और मुद्दा है जिस पर वामपंथी कांग्रेस में भारी मतभेद है। वैसे बंगाल में असली मुकाबला तो तृणमूल व भाजपा के बीच आ रहा है नजर, लेकिन मुस्लिम वोट बैंक के बंटने से निस्संदेह टीएमसी को होगा नुकसान। तो आप समझिए, कहीं ना कहीं जो बंगाल है उसमें जो लड़ाई है मुख्य तौर पर वो टीएमसी जो सत्ताधारी पार्टी है वो, साथ ही बीजेपी जो लगातार ये दावे कर रही है कि उसे इस बार वो बंगाल में सरकार बनाएगी, उन दोनों के बीच में है। लेकिन इन सब के बीच वामपंथी और कांग्रेस गठबंधन में भी भारी दुविधा है। इंडियन सेक्युलर फ्रंट को साथ लाया जाए या नहीं। मौलाना अब्बास सिद्दीकी जो कि बड़े वोट बैंक पर नजर रखते हैं, बड़ा वोट बैंक जो उसको वो साधते हैं, ऐसे में कोशिश और कवायद ये की जा रही है कि उनको भी साथ लाया जाए। लेकिन अब्बास की शर्त है कि ओवैसी को भी बनाया जाए गठबंधन का हिस्सा। इसके अलावा एक और मुद्दा जिस पर वामपंथी और कांग्रेस में भारी मतभेद है। वैसे बंगाल में असली मुकाबला तो तृणमूल व भाजपा के बीच चला रहा है और मुस्लिम वोट बैंक बंटने से निस्संदेह टीएमसी को कहीं ना कहीं जबरदस्त नुकसान होगा। आगे बढ़ते हैं। बंगाल चुनाव का घमासान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 फरवरी को जाएंगे बंगाल। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 फरवरी को जाएंगे बंगाल। बंगाल दौरे के बाद किसी भी दिन हो सकता है तारीखों का ऐलान। जानकार सूत्रों के अनुसार 23 से 25 फरवरी के बीच चुनाव की हो सकती है घोषणा। इसके तुरंत बाद केंद्रीय बल को भेजा जा सकता है बंगाल। इस बार 7 से ज्यादा चरणों में हो सकता है विधानसभा चुनाव। तो देखिए, लगातार प्रधानमंत्री मोदी भी पिछले कुछ समय से आप देखिए एक्टिव नजर आ रहे हैं पश्चिम बंगाल में। अमित शाह का भी लगातार दौरा हो रहा है, जेपी नड्डा का भी दौरा हो रहा है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 फरवरी को बंगाल जाएंगे। बंगाल दौरे के बाद किसी भी दिन तारीखों का ऐलान हो सकता है। जानकार सूत्रों के अनुसार 23 से 25 फरवरी के बीच चुनाव की घोषणा हो सकती है। इसके तुरंत बाद केंद्रीय बल को भेजा जा सकता है बंगाल। इस बार 7 से ज्यादा चरणों में हो सकता है विधानसभा चुनाव। तो एक बार फिर से आप समझिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा बेहद महत्वपूर्ण, क्योंकि जब जब वो बंगाल जा रहे हैं कहीं ना कहीं लगातार कोशिश है कि जनता के बीच में जाकर जनता को बता सके कि आखिर क्या कुछ नहीं हुआ पश्चिम बंगाल में और क्या कुछ होगा उनके आने के बाद, सरकार बीजेपी की बनने के बाद।
तो एक बार फिर से जो तारीख है वो तय की गई है 22 फरवरी की। बंगाल दौरे के बाद किसी भी दिन तारीखों का ऐलान हो सकता है। जानकार सूत्रों के अनुसार 23 से 25 फरवरी के बीच चुनाव की घोषणा हो सकती है और इसके तुरंत बाद केंद्रीय बल को भेजा जा सकता है बंगाल। इस बार 7 से ज्यादा चरणों में हो सकता है विधानसभा चुनाव। चलिए आगे बढ़ते हैं। बंगाल में भाजपा को लोकप्रिय चेहरे की तलाश। क्या मशहूर अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती होंगे वो चेहरा? संघ प्रमुख मोहन भागवत से मिथुन चक्रवर्ती की मुलाकात काफी अहम। हालांकि अभी तक भागवत मिथुन से नहीं खोले हैं पत्ते। भागवत और मिथुन ने पहले भाजपा के क्रिकेटर सौरव गांगुली पर बनाया था दबाव, लेकिन सौरव गांगुली नहीं आना चाहते राजनीति में। इधर नागपुर स्थित संघ मुख्यालय में मिथुन का जाना काफी चर्चा में है। पश्चिम बंगाल में चुनाव है, ऐसे में जो बंगाल को बेहद अच्छे से समझते हैं, जो लोकप्रिय चेहरे हैं, उनको तलाशने की जुगत में है, उनको एक साथ लाने की कोशिश और कवायद में है बीजेपी। और सवाल ये कि क्या मशहूर अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती होंगे वो चेहरा? संघ प्रमुख मोहन भागवत से मिथुन चक्रवर्ती की मुलाकात हुई और ये मुलाकात काफी अहम मानी जा रही है। हालांकि अभी तक भागवत व मिथुन ने पत्ते नहीं खोले हैं। पहले भाजपा ने क्रिकेटर सौरव गांगुली पर दबाव बनाया, लेकिन सौरव गांगुली नहीं जाना चाहते हैं राजनीति में। इधर नागपुर स्थित संघ मुख्यालय में मिथुन का जाना काफी चर्चा में है, क्योंकि लगातार ये कयास लगाए जा रहे हैं कि मिथुन चक्रवर्ती शायद बीजेपी में शामिल हो सकते हैं पश्चिम बंगाल चुनाव से पहले। बंगाल के रण में जेडीयू की एंट्री। जी हां, कोलकाता में हुंकार भरते हुए जेडीयू ने कहा किसी भी बड़ी पार्टी से भीख नहीं मांगेंगे, बंगाल की जनता के हक में आवाज बुलंद करते रहेंगे। उत्तर बंगाल में अपने उम्मीदवार उतारेंगे और जीतेंगे भी। जेडीयू उम्मीदवारों का प्रचार करने जाएंगे खुद सीएम नीतीश कुमार। हालांकि गत चुनाव में जेडीयू के हाथ नहीं लगी थी सफलता, लेकिन कहीं ना कहीं इस बार पश्चिम बंगाल का चुनाव काफी रोचक रह गया है। और आप समझिए कि जहां एक साथ बिहार में सरकार चला रही है बीजेपी और जेडीयू, यहां पर अलग अलग दिखेगी। और सीधा सीधा ये कहा जा रहा है कोलकाता में हुंकार भरते हुए जेडीयू की तरफ से कि किसी भी बड़ी पार्टी से भीख नहीं मांगेंगे, बंगाल की जनता के हक में आवाज बुलंद करते रहेंगे। उत्तर बंगाल में अपने उम्मीदवार उतारेंगे और जीतेंगे भी। जेडीयू उम्मीदवारों का प्रचार करने खुद नीतीश कुमार जाएंगे। हालांकि आप ये भी समझिए कि गत चुनाव में भी जेडीयू ने कोशिश जरूर की, लेकिन सफलता नहीं मिली थी। हालांकि इस बार ये जो प्रयास है, जो पत्ते फेंके जाएंगे, वो कितने ज्यादा सफल होंगे ये देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा। आगे बढ़ते हैं। बात अब अगले राज्य पुडुचेरी की करते हैं, जहां पर चुनाव होना है। अब पुडुचेरी में ऑपरेशन लोटस। कांग्रेस के 4 विधायकों के इस्तीफा देने के बाद बढ़ा है संकट, क्योंकि पुडुचेरी में है कांग्रेस की गठबंधन सरकार। हालांकि अभी तत्काल सरकार गिरने की नहीं दिख रही स्थिति। वैसे भी सरकार गिराकर किसी को नहीं होगा फायदा, क्योंकि पुडुचेरी में 2 माह बाद ही होने वाले विधानसभा चुनाव। इधर कांग्रेसी नेता चाहते रंगास्वामी को पार्टी की ओर से बनाया जाए चेहरा। तो आने वाले समय में पुडुचेरी में भी चुनाव, और कहीं ना कहीं यहाँ पर जो समीकरण है वो बेहद अलग है अन्य राज्यों की तुलना में। आप समझिए, क्योंकि ये केंद्र शासित प्रदेश है, ऐसे में बहुत कुछ यहाँ पर बदल जाता है और बहुत सारी रणनीति यहाँ पर बदलनी होती है। और पिछले कुछ दिनों में जिस तरह की स्थिति यहाँ पर पैदा हुई है वो काफी हलचल वाली है। कांग्रेस के 4 विधायकों ने इस्तीफा दिया, लेकिन कांग्रेस की गठबंधन की सरकार जरूर है, लेकिन सरकार को खतरा इसलिए नहीं, आप समझ सकते हैं, गिरते हुए नहीं दिखेगी, क्योंकि किसी को फायदा नहीं है सरकार गिराकर, क्योंकि पुडुचेरी में 2 माह बाद ही विधानसभा चुनाव होने हैं। इधर कांग्रेसी नेता चाहते हैं रंगास्वामी को पार्टी की ओर से चेहरा बनाया जाए। बहरहाल देखना ये बहुत महत्वपूर्ण होगा कि किस तरह से राजनीतिक पार्टियां इस स्थिति को संभालने की कोशिश करती है। बीजेपी किस रणनीति के तहत आगे आती है, और जो सत्ताधारी कांग्रेस जो कि साथ में सरकार चला रही है, ऐसे में उनकी रणनीति भी देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा। उपराज्यपाल पद से किरण बेदी की विदाई की इनसाइड स्टोरी। भाजपा कांग्रेस दोनों ही पार्टी के नेता दुखी थे बेदी से। मुख्यमंत्री नारायण सामी ने तो सीधे राष्ट्रपति से की थी शिकायत। 1 लाख लोगों के हस्ताक्षर के साथ राष्ट्रपति को दिया था शिकायती ज्ञापन। भाजपा ने चुनाव से ऐन पहले बेदी को बदलने का लिया फैसला। कांग्रेसी नेताओं का कहना, उनकी शिकायत के दबाव में हटाया बेदी को। जानकार सूत्रों ने यह भी दिया तर्क, अरुण जेटली के निधन के बाद दिल्ली में बेदी की पैरवीकार नहीं रहा कोई भी, और यही कारण रहा कि पुडुचेरी से किरण बेदी की हो गई विदाई। अचानक हुआ ये, आप समझिए 2 महीने बाद जिस राज्य जहां पर चुनाव होना है केंद्र शासित प्रदेश में, ऐसे में जब किरण बेदी को हटाया गया तो ये चर्चा का विषय था। और कहीं ना कहीं ये बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है कि इस तरीके से क्या किया जाए, क्योंकि उपराज्यपाल पद से किरण बेदी की जो विदाई की इनसाइड स्टोरी है, उसके पीछे बात यह आ रही है कि भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टी के नेता दुखी थे बेदी से। मुख्यमंत्री नारायण सामी ने सीधे राष्ट्रपति से शिकायत की थी। 1 लाख लोगों के हस्ताक्षर के साथ राष्ट्रपति को दिया था शिकायती ज्ञापन। भाजपा ने चुनाव से ऐन पहले बेदी को बदलने का फैसला लिया। कांग्रेसी नेताओं का कहना कि उनकी शिकायत के दबाव में हटाया बेदी को। जानकार सूत्रों ने यह भी दिया तर्क कि अरुण जेटली के निधन के बाद दिल्ली में बेदी की पैरवीकार कोई नहीं रहा, और यही कारण रहा कि पुडुचेरी से किरण बेदी की इस तरह से विदाई हुई।
पंजाब में अमरिंदर का परचम, निकाय चुनाव में एक बार फिर प्रचार के लिए नहीं उतरे सिद्धू। इसके बावजूद कांग्रेस ने हासिल की भारी भरकम सफलता। इस जीत से मुख्यमंत्री अमरिंदर ने दिया मैसेज कि सिद्धू के बिना भी वो पार्टी को दिला सकते हैं जीत। प्रभारी हरीश रावत भी सिद्धू को अहम स्थान दिलाने के लिए कर रहे प्रयास। हाल में रावत ने सिद्धू के साथ मिलकर की थी सोनिया से चर्चा। सिद्धू स्थानीय निकाय विभाग लेने की मांग पर अड़े, लेकिन अमरिंदर सिद्धू को देना चाहते हैं ऊर्जा विभाग। तो आप समझिए ये निकाय चुनाव में जिस तरीके से जीत हुई है पंजाब की, कहीं ना कहीं वो बहुत महत्वपूर्ण रखती है, क्योंकि हर एक चुनाव आजकल के समय में बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। ऐसे में निकाय चुनाव में एक बार फिर प्रचार के लिए नहीं उतरे सिद्धू। इसके बावजूद कांग्रेस ने हासिल की भारी भरकम सफलता। इस जीत से मुख्यमंत्री अमरिंदर ने मैसेज दिया कि सिद्धू के बिना भी वो पार्टी को दिला सकते हैं जीत। प्रभारी हरीश रावत भी सिद्धू को अहम दिलाने के लिए जो स्थान है प्रयास कर रहे हैं। हाल ही में रावत ने सिद्धू के साथ मिलकर सोनिया से चर्चा की। सिद्धू स्थानीय निकाय विभाग लेने की मांग पर अड़े, लेकिन अमरिंदर सिद्धू को देना चाहते हैं ऊर्जा विभाग। तो ऐसे में देखना ये होगा कि किस तरीके से अब आगे की रणनीति यहाँ पर होगी, क्योंकि जिस तरह से निकाय चुनाव में जीत मिली है उसके बाद कई सारी बातें सामने आ रही हैं। राजनीतिक गलियारों की गपशप, एक म्यान में दो तलवार संभव कैसे, ये बड़ा सवाल। जब दो गुर्जर नेताओं की थी टोंक में मौजूदगी, बात सांसद सुखबीर जौनपुरिया और अलका गुर्जर की। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के साथ थी दोनों की मौजूदगी। लोगों में चल रही थी खास गपशप। टोंक सवाई माधोपुर से लोकसभा में दावेदारी करेंगे अलका, लेकिन राजनीति में संभावनाओं से इनकार किया जाना नहीं असंभव। अब देखना होगा कि टोंक सवाई माधोपुर में कितना सक्रिय रहेंगे अलका। तो आप ये पूरा मसला समझिए, जहां पर किस तरीके से देखिए एक म्यान में दो तलवार कैसे, ये बड़ा सवाल है। राजनीतिक गलियारों की ये गपशप, जब दो गुर्जर नेताओं की थी टोंक में मौजूदगी, बात सांसद सुखबीर जौनपुरिया और अलका गुर्जर की। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के साथ थी दोनों की मौजूदगी। लोगों में चल रही थी खास गपशप। टोंक सवाई माधोपुर से लोकसभा में दावेदारी करेंगे अलका, लेकिन राजनीति में संभावनाओं से कभी भी इनकार नहीं किया जा सकता। और अब देखना यह होगा कि टोंक सवाई माधोपुर में कितना सक्रिय रहेंगे अलका और किस तरीके से यहाँ की राजनीति को साधने की कोशिश करेंगे। आगे बढ़ते हैं, बात आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की करते हैं। आरजेडी प्रमुख लालू यादव की तबियत में सुधार, राजनीतिक गतिविधियों की खोज खबर लेना कर दिया है शुरू। लालू के बड़े पुत्र तेज प्रताप यादव को दिल्ली तलब किया। राजद अध्यक्ष जगानंद के खिलाफ दिए बयान से बताए जा रहे नाराज। तेज प्रताप को सख्त हिदायत दे सकते हैं लालू। हालांकि तेज प्रताप अपने बयानों के लिए भी काफी ज्यादा सुर्खियों में रहते हैं। आपको पता है कि जिस तरीके से रांची में जेल में थे, लेकिन तबियत को लेकर एम्स में भर्ती किया गया था लालू यादव को, रिम्स से एम्स में शिफ्ट किया गया। उसके बाद तबियत में सुधार हो रही है। कहा यह जा रहा है कि राजनीतिक गतिविधियों की खोज खबर लेना उन्होंने शुरू कर दिया है। लालू ने बड़े पुत्र तेज प्रताप यादव को दिल्ली तलब किया। आरजेडी अध्यक्ष जगदानंद के खिलाफ दिए गए बयान से नाराज बताया जा रहा है। अभी कुछ दिन पहले ही तेज प्रताप ने काफी बातें कह दी थी और ऐसे में सख्त हिदायत दे सकते हैं लालू प्रसाद यादव तेज प्रताप को। बीकानेर से लक्ष्मण राघव की रिपोर्ट, सेकेंड लाइन ब्यूरोक्रेसी का एक और कमाल। बीकानेर निगम का बैंक अकाउंट खोल दिया श्री डूंगरगढ़ में। नगर निगम का अकाउंट नगर पालिका क्षेत्र की बैंक में, जबकि बैंक की ब्रांच है बीकानेर में भी। अब बीकानेर में बन रहा है इसका मजाक। नए आयुक्त को नहीं आ रहा कुछ समझ, नित्य नए मामले आ रहे हैं ऐसे ही सामने। कार्यभार वाले साहब को ऐसा क्या था इंटरेस्ट जो निगम का बैंक अकाउंट खोल दिया 70 किलोमीटर दूर एक कस्बे में। जिस बैंक में खाता अगर उसका दबाव था तो उसकी शाखा बीकानेर में भी। कांग्रेस भाजपा के पार्षदों में यह खबर चर्चा का विषय है। एक बार फिर से हम आपको ये पूरा मामला बताते हैं किस तरीके से ये रिपोर्ट बीकानेर से लक्ष्मण राघव की है। सेकेंड लाइन ब्यूरोक्रेसी का एक और कमाल। बीकानेर निगम का बैंक अकाउंट खोल दिया श्री डूंगरगढ़ में। नगर निगम का अकाउंट नगर पालिका क्षेत्र की बैंक में, जबकि बैंक की ब्रांच है बीकानेर में भी। अब बीकानेर में बन रहा है इसका मजाक। नए आयुक्त को नहीं आ रहा कुछ समझ, नित्य नए मामले आ रहे हैं ऐसे ही सामने। कार्यभार वाले साहब को ऐसा क्या था इंटरेस्ट जो निगम का बैंक अकाउंट खोल दिया 70 किलोमीटर दूर एक कस्बे में। जिस बैंक में खाता अगर उसका दबाव था तो उसकी शाखा बीकानेर में भी। कांग्रेस भाजपा के पार्षदों में यह खबर चर्चा का विषय है और देखना ये होगा कि आगे किस तरह से इस खबर को लिया जाता है, क्योंकि लगातार ये खबर चर्चा का विषय पार्षदों में। और ये पूरा मामला जिस तरीके से हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से सेकेंड लाइन ब्यूरोक्रेसी का ये एक और कमाल। बीकानेर निगम का बैंक अकाउंट खोल दिया श्री डूंगरगढ़ में। नगर निगम का अकाउंट नगर पालिका क्षेत्र की बैंक में, जबकि बैंक की ब्रांच है बीकानेर में भी। अब बीकानेर में बन रहा है इसका मजाक। नए आयुक्त को नहीं आ रहा कुछ समझ, नित्य नए मामले आ रहे हैं ऐसे ही सामने। कार्यभार वाले साहब को ऐसा इंटरेस्ट क्या था जो निगम का बैंक अकाउंट खोल दिया 70 किलोमीटर दूर एक कस्बे में। बाद आपका स्वागत है, आप लगातार देख रहे हैं न्यूज ब्लास्ट। चलिए न्यूज ब्लास्ट में आगे बढ़ते हैं। आपको बताएं स्कूलों के विकास के लिए बनेंगे क्लस्टर। प्राथमिक स्कूलों की दशा के बाद शैक्षणिक गुणवत्ता सुधारने की कवायद। हर क्लस्टर में होगा एक आदर्श स्कूल। प्राथमिक स्कूलों में पढ़ाई का स्तर अभी भी कमजोर, संसाधनों के साथ शिक्षकों की कमी है। इसकी वजह क्लस्टर से शैक्षणिक गुणवत्ता में सुधारने में ये मदद मिलेगी। आप समझिए
जो स्कूलों के विकास के लिए क्लस्टर बनेंगे। प्राथमिक स्कूलों की दशा बहुत अच्छी है नहीं, ऐसे में शैक्षणिक गुणवत्ता सुधारने की कवायद है। हर क्लस्टर में होगा एक आदर्श स्कूल। प्राथमिक स्कूलों में पढ़ाई का स्तर अभी भी काफी कमजोर है, संसाधनों के साथ शिक्षकों की कमी इसकी बड़ी वजह है और क्लस्टर से शैक्षणिक गुणवत्ता में सुधार होगा और इसमें मदद मिलेगी, ऐसी उम्मीद की जा रही है। तो एक बार फिर से हम आपको बताएं, जिस तरीके से प्राथमिक स्कूलों में बहुत अच्छी व्यवस्था है नहीं, बहुत स्तर जो है वो सही नहीं है, ऐसे में इसके विकास के लिए क्लस्टर बनाए जाएंगे। प्राथमिक स्कूलों की दशा के साथ शैक्षणिक गुणवत्ता सुधारने की कवायद। हर क्लस्टर में होगा एक आदर्श स्कूल। प्राथमिक स्कूलों में पढ़ाई का स्तर अभी भी कमजोर, संसाधनों के साथ शिक्षकों की कमी इसकी वजह बताई जा रही है। क्लस्टर से शैक्षणिक गुणवत्ता में सुधारने में मदद मिलेगी, ऐसी उम्मीद की जा रही है। देश में तेजी से बढ़ रहा डिजिटल पेमेंट का चलन, जल्दी ही रोजाना 1 अरब तक पहुंचेगा डिजिटल पेमेंट। नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की तैयारी, प्रमुख पेमेंट चैनलों को चुस्त दुरुस्त करने पर फोकस। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, इमीडिएट पेमेंट सर्विस, आधार इनबिल्ट पेमेंट सिस्टम को किया जाएगा दुरुस्त। नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस भी होगा अपडेट। इसके बाद नहीं होगी ट्रांजैक्शन फेल होने की समस्या। कई बार ऐसा होता है कि जब कुछ ट्रांजैक्शन होता है उसके बाद वो ट्रांजैक्शन फेल हो जाता है, लेकिन अब क्योंकि डिजिटल पेमेंट का चलन लगातार बढ़ रहा है, तेजी से बढ़ रहा है, इसलिए कोशिश और कवायद ये की जा रही है कि इस व्यवस्था को पूरी तरह से दुरुस्त किया जाए। जल्दी ही रोजाना 1 अरब तक पहुंचेगा डिजिटल पेमेंट। नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की तैयारी है, प्रमुख पेमेंट चैनलों को चुस्त दुरुस्त करने पर फोकस। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, इमीडिएट पेमेंट सर्विस, आधार इनबिल्ट पेमेंट सिस्टम को किया जाएगा दुरुस्त। नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस का भी अपडेशन होगा। इसके बाद नहीं होगी ट्रांजैक्शन फेल होने की समस्या। 1 अप्रैल से मोबाइल पर बात करना महंगा होगा। दूरसंचार कंपनियां 1 अप्रैल से दरों में करनी जा रही वृद्धि। रेटिंग की रिपोर्ट में ये बात सामने आई है, मोबाइल इंटरनेट इस्तेमाल करना महंगा हो सकता है। तो देखिए, 1 अप्रैल से जो मोबाइल आप इस्तेमाल करते हैं, जिससे आप बात करते हैं, वो बात करना महंगा हो सकता है। दूरसंचार कंपनियां 1 अप्रैल से दरों में वृद्धि करने जा रही है। रेटिंग इकरा की रिपोर्ट में ये बात सामने आई है, मोबाइल इंटरनेट इस्तेमाल करना महंगा हो सकता है। तो आने वाले समय में आपकी जेब और ज्यादा ढीली हो सकती है। आगे बढ़ते हैं, छा गए गुरु। प्रदेश में पंचायती राज के शिक्षकों ने लगवाए कोरोना टीके। एक ही दिन में 1,22,367 शिक्षकों ने लगवाए टीके। शिक्षा विभाग ने एक ही दिन के अंदर 86.37% लक्ष्य किया प्राप्त। झालावाड़ में सर्वाधिक 99.38% गुरुजनों ने लगाया टीका। देश भर में 2.75 लाख शिक्षकों का हुआ टीकाकरण। तो एक बार फिर से हम आपको बताएं, क्योंकि टीकाकरण का अभियान लगातार चल रहा है और ऐसे में प्रदेश में पंचायती राज के शिक्षकों ने कोरोना टीके लगाए। एक ही दिन में 1,22,367 शिक्षकों ने टीके लगवाए। शिक्षा विभाग ने एक ही दिन के अंदर 86.37% लक्ष्य प्राप्त किया। झालावाड़ में सर्वाधिक 99.38% गुरुजनों ने टीका लगवाया। देश भर में 2.75 लाख शिक्षकों का टीकाकरण हुआ है। सिखों के जत्थे को पाकिस्तान जाने की अनुमति नहीं, केंद्रीय गृह मंत्रालय का आदेश। सिखों में आक्रोश, एसजीपीसी अकाल तख्त ने की आदेश की सख्त आलोचना। साका नानकाना साहिब की 100वीं सालगिरह, इस मौके पर पाकिस्तान जाना चाहते थे 600 सिख। सिखों ने मांगी थी सीमा पार जाने की मंजूरी, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सिखों की मांग ठुकराई है। तो सिखों में काफी ज्यादा आक्रोश है और कहीं ना कहीं ये जो आदेश दिया गया उसके बाद देखना ये भी महत्वपूर्ण होगा कि अब आगे ये किस तरीके से आते हैं, क्योंकि सिखों के जत्थे को पाकिस्तान जाने की अनुमति नहीं मिली है। केंद्रीय गृह मंत्रालय का आदेश, सिखों में आक्रोश, एसजीपीसी अकाल तख्त ने की आदेश की सख्त आलोचना। साका नानका साहिब की 100वीं सालगिरह है, ऐसे में इस मौके पर पाकिस्तान जाना चाहते थे 600 सिख। सिखों ने सीमा पार जाने की मंजूरी मांगी थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है और केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सिखों की मांग ठुकराई है। केंद्र सरकार का वैदिक शिक्षा पर फोकस, वैदिक शिक्षा के प्रस्ताव को आरएसएस का समर्थन। वैदिक शिक्षा बोर्ड की स्थापना पर विचार, स्कूलों के पाठ्यक्रम में शामिल होगी वैदिक शिक्षा। स्कूली शिक्षा विभाग इस आइडिया के खिलाफ है। सीबीएसई, एनआईओएस 2 बोर्ड पहले से मौजूद, किसी तीसरे बोर्ड की आवश्यकता नहीं। किसी भी भारतीय शिक्षा बोर्ड के गठन की घोषणा बाबा रामदेव के पतंजलि ग्रुप को इसकी जिम्मेदारी है। तो एक और बोर्ड पर विचार फिलहाल करता हुआ केंद्र सरकार दिख नहीं रहा। केंद्र सरकार का वैदिक शिक्षा पर फोकस, वैदिक शिक्षा के प्रस्ताव को आरएसएस का समर्थन, वैदिक शिक्षा बोर्ड की स्थापना पर विचार। स्कूलों में पाठ्यक्रम में शामिल होगी वैदिक शिक्षा। स्कूली शिक्षा विभाग इस आइडिया के खिलाफ है। हालांकि सीबीएसई, एनआईओएस 2 बोर्ड पहले से मौजूद, किसी तीसरे बोर्ड की आवश्यकता नहीं। फिर भी भारतीय शिक्षा बोर्ड के गठन की घोषणा, बाबा रामदेव के पतंजलि ग्रुप को इसकी जिम्मेदारी।